Next, I would like to invite Professor Dileep Mandal to kindly come and share his thoughts with everyone present here. Please bring your hands together for Professor Mandal. शुक्रिया मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए बुलाने के लिए। और ऑडियो जिनके पास है थोड़ा सा अप कर दीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा धीरे ही बोलूँगा, गला बहुत अच्छी हालत में नहीं है। तो सबसे पहले तो आईटीएम परिवार का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए बुलाया। और आईटीएम के साथ मेरा पुराना रिश्ता है, हंसिएगा मत, पुराना रिश्ता है, आजकल कुछ और लोग भी बोलते हैं। तो आईटीएम का जब इस इलाके में ग्वालियर चंबल संभाग में विकास की क्या संभावनाएं हैं, शिक्षा की क्या संभावनाएं हैं, इस पर बात करने के लिए आईटीएम ने एक प्रोग्राम स्पॉन्सर किया था, जिसको इंडिया टुडे ने कंडक्ट किया था। और उस समय मैं उस प्रोग्राम में आया था, जिसमें कि और उस समय आईटीएम का ही प्रताप है कि लगभग 1/4 कैबिनेट आपके उस प्रोग्राम में आई थी और बहुत सारे लोग आए थे। और उन्होंने उस कार्यक्रम को, मुख्यमंत्री और कई सारे मंत्री आए थे। तो आईटीएम के साथ मेरा पुराना रिश्ता है, मुझे आकर अच्छा लगा आप लोगों के बीच में। और सबसे अच्छा लगा कि इस रूम की जो एवरेज एज है, मुझे लगता है कि वो 25 साल के आसपास की होगी। तो यंग लोगों के बीच बात करना हमेशा अच्छा लगता है। क्योंकि अरविंद जी ने अपनी बातचीत का लगभग सारा हिस्सा एनेक्डोट्स, पुराने संदर्भों पर रखा, और एक उनका बहुत विद्वतापूर्ण आलेख एक तरह से जो उन्होंने आपके सामने रखा, उससे बहुत सारी चीजें आपको मिली हैं। तो मैं आपको अब एक ट्रांस टेम्पोरल जर्नी में ले जाता हूं, और अब मैं सीधे 2022 की बात करता हूं। तो मेरी पूरी बातचीत में लगभग, जैसे अरविंद जी की बातचीत में लगभग 90% इतिहास था, मेरी बातचीत में लगभग 95% आज होगा। तो ये आपको एक तरह से पुराना, एक आपको अच्छी ग्राउंडिंग मिली, जहां से मैं आपको आगे की जर्नी पर ले जाता हूं। और इस जर्नी की शुरुआत मैं कुछ सवालों से करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि मुझे अंदाजा हो कि हम किससे बात कर रहे हैं। आखिरी लाइन में जो लोग हैं वो कृपया कोई एक व्यक्ति हाथ उठा के बता दे कि उन तक आवाज पहुंच रही है। लास्ट, फाइन, ओके। सो एक सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, खास करके जिनकी भी उम्र 25 साल से कम है। आप में से कितने लोगों ने आज का अखबार पढ़ा है? और कृपया झूठ मत बोलिएगा, टीचर रहा हूं। दूसरा एक सवाल पूछूंगा जिससे मैं पता कर लूंगा कि आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। तो कितने लोगों ने आज का अखबार पढ़ा है? फाइन, बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो आप लोगों ने मुझे मेरे जो आइडियाज हैं उसको कंफर्म किया, जो मैं सोचता हूं उसको आपने पुष्टि की। 100% ऑडियंस इन दिस रूम, दे आर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, सिंपल। और ये एग्जैक्टली इसी चीज को अपने स्टूडेंट्स के जरिए हमने कभी डाटा कलेक्ट भी कराया था। मैं दिल्ली में जिस सोसाइटी में रहता हूं, केंद्रीय विहार नोएडा की, उसमें 2600 फ्लैट हैं, और एक ही न्यूज़पेपर वेंडर है जो अपने कई सारे लोगों के मार्फत अखबार भिजवाता है, मिस्टर त्यागी हैं। उनसे मैंने पूछा था कि कौन अखबार पढ़ता है और कौन नहीं पढ़ता है। तो उन्होंने बताया कि जिन घरों में 25 साल से कम उम्र के लोग रहते हैं, दे आर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर्स। ये बदलाव हुआ है। इस रूम में मौजूद कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 25-30 साल से कम है, वो अखबार नहीं पढ़ रहा है। हम लोग उस समय में पहुंच चुके हैं। ये 2022 है, ये आज है, हम यहां पर हैं। इस समय अगर हम प्रिंट मीडिया में जॉब पाने की उम्मीद कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो हम गलत जगह हैं, सिंपल। तो ये हम लोगों के साथ हुआ है। ये
संचार के साथ हुआ है, ये मीडिया और जर्नलिज्म के साथ हुआ है और हो चुका है, मतलब डन थिंग। मैं जिस समय इंडिया टुडे मैगजीन का एडिटर था, उस मैगजीन ने अपना मैक्सिमम सर्कुलेशन, मतलब छपने की कॉपीज का नंबर जो है, अच्छे दिनों में, अच्छे दिन आने वाले नहीं है, अच्छे दिन थे प्रिंट मीडिया के, उस समय 5 लाख का सर्कुलेशन देखा था। मैंने जब इंडिया टुडे ज्वाइन किया उस समय उसका सर्कुलेशन 1,20,000 के आसपास था। मैंने जब छोड़ा तो लगभग स्टेबल, थोड़ा सा कम ज्यादा था, 1,20,000 कॉपी उसकी छपती थी और अलग अलग जगह आ जाते थे। अंशुमान जी, जब आपने छोड़ा तब कितना सर्कुलेशन पे छोड़ा? 1 लाख के आसपास। हाँ हाँ, तो ये ट्रेंड है। मैगजीन अब उससे मेरे ख्याल से इंडिया टुडे 70,000 के आसपास पहुंच चुकी है। तो अब वहां पर अगर उम्मीद करे कोई आदमी कि मैगजीन जर्नलिज्म करूंगा और वहां प्रोफेशन में जाऊंगा और वहां एक्सेल करूंगा, वो गलत जगह सोच रहा है। उसके बेरोजगार रहने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं अगर वो सोच रहा है कि मैगजीन जर्नलिज्म में मैं सरवाइव कर जाऊंगा। क्योंकि भारत नहीं, पूरी दुनिया में लगभग सारी मैगजीनें बंद हो चुकी हैं। न्यूज़वीक, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मैगजीन, ताला लग चुका है, इट्स ओवर, एंड। और बड़ी बड़ी मैगजीनें बंद हो चुकी हैं, बड़ी बड़ी मैगजीनें। तो ये बदलता हुआ समय है। एक समय था जिस समय की रेडियो में जॉब्स थे, रेडियो का जॉब खत्म हुआ, एफएम का जॉब यूं आया और वहां पर अचानक से कई हजार नौकरियां निकल आई। आपको असल में उस ट्रेजेक्ट्री में सही पॉइंट पर होना है जहां पर क्या हो रहा है, इसको अगर आप आने वाले 7, 8, 10 साल को अगर भांप रहे हैं, तब आप सही रास्ते पे हैं। ये जो हो चुका उसकी ग्लोरी में कुछ नहीं रखा हुआ है। एनीवेज, तो ये जॉब के एडवाइस देना मेरा यहाँ पर काम नहीं था, सॉरी। मुझे जिस विषय पर बोलने के लिए आप लोगों ने आमंत्रित किया है वो विषय है कि जो सोशल मीडिया है वो भारत के संदर्भ में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो क्या कर रहा है, हम उसके साथ क्या कर रहे हैं और सोशल मीडिया हमारे साथ क्या कर रहा है। ये मेरी पूरी बातचीत का कॉन्टेक्स्ट है। क्योंकि अरविंद जी ने बहुत डिटेल्ड अपना एक प्रेजेंटेशन और डिलिबरेशन ऑलरेडी he has provided, so I will be concentrating on specific this topic, what social media is doing with us as a citizen like you. तो मुझे अब बातचीत का समय आपसे रिक्वेस्ट है पहले दे दीजिए ताकि मैं उसके हिसाब से अपने मिनट फ्रेम कर लूं। सर 20 minutes? 12:26, so let me finish by 12. Yeah, fine. तो सोशल मीडिया जो है उसकी पूरा हमारे साथ जो चीजें हो रही हैं, सोशल मीडिया हमारे साथ कर रहा है और हम जो सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, उसकी पूरी बातचीत को 2-3 मिनट के छोटे छोटे नटसेल में कंप्रेस करके मैं कर रहा हूं। क्योंकि ये पूरी बातचीत तो समझिए कि इसमें से हर टॉपिक पर 2-2 घंटे तो मेरे जैसा अल्प ज्ञानी बोल सकता है, तो बड़े बड़े विषय पर और लोग बोल सकते हैं। तो एनीवेज, मैं जो 1 घंटे में बोला जा सकता है उसको मैं 3 मिनट में समेट रहा हूं। तो ऐसे मेरे पास 4 टॉपिक हैं। एक तो सोशल मीडिया को लेकर व्हाट वाज द होप व्हेन इट अराइव्ड इन इंडिया एंड व्हाट इज द रियलिटी, अब हम कहां पर हैं, ये पहला बातचीत का हिस्सा होगा। दूसरा हिस्सा कि सोशल मीडिया किस तरह से एको चेम्बर क्रिएट कर रहा है जहां पर हमको अपनी ही आवाज गूंजती हुई सुनाई देती है और हमको लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। कैसे ये पर्सनलाइज्ड कंटेंट आपके लिए सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका एल्गोरिदम किस तरह से काम करता है, ये मेरी बातचीत का दूसरा हिस्सा होगा। मेरी बातचीत का तीसरा हिस्सा इस बारे में होगा कि किस तरह से सोशल मीडिया जो है वो ग्रुप्स में लोगों को बांट रहा है, गिरोह में बांट रहा है और उसका जो एक्सट्रीम छोर है उसकी तरफ हमारी गति होती है। हम हमेशा किसी भी स्पेस में जाते हैं कि इस फिल्म को पसंद करते हैं, इसको अगर हम ये फिल्म अच्छी लगी लिखेंगे तो शायद इस पर 5 लाइक मिलेंगे, लेकिन अगर मैं ये लिखूं कि ये फिल्म इस सदी की महानतम फिल्म है तो शायद मैं झूठ भी बोल रहा हूं, लेकिन उसको हो सकता है कि 100 लाइक मिल जाए, एक ही आदमी का 2 पोस्ट। तो एक्सट्रीम पर जाएं कि भारत अमेरिका को हराने की हालत में पहुंच गया है, 500 लाइक। भारत धीरे धीरे तरक्की कर रहा है, 2 लाइक। मतलब यू गो टू द एक्सट्रीम एंड यू विल गेट मोर ट्रैक्शन, एनीथिंग। ये जो ड्रेस पहनी है ये
ऐसी ड्रेस भारत में किसी हीरोइन ने नहीं पहनी थी। इट विल बी लाइक मोर, ये ज्यादा होगा, ये ड्रेस अच्छी ही लग रही है, ठीक ठाक है, नहीं मिलेगा। एनीवेज, सो दिस इज थर्ड इज ग्रुप पोलराइजेशन एंड हाउ वी ट्रेंड टू मूव टुवर्ड्स एक्सट्रीम विल बी द थर्ड पॉइंट। चौथा पॉइंट है कि सोशल मीडिया फेक न्यूज, अच्छा सोशल मीडिया फेक न्यूज उस पर असर कर रहा होगा, कभी हमें नहीं लगता है कि हम पे असर कर रहा है। दिस इज थर्ड पर्सन इफेक्ट, कि हमको लगता है कि हमें तो आता है, हम तो वी नो हम कैसे ठगे जाएंगे, हम नहीं ठगे जाएंगे, वो जो लोग हैं बेवकूफ कहीं पर वो लोग ठगे जाएंगे। सो लेकिन वो आदमी खुद भी ठगा जा रहा है कई बार। तो दिस इज थर्ड पर्सन इफेक्ट। एंड फिफ्थ इज वाई वी आर नॉट फॉरगेटिंग, हमने भूलना कैसे बंद कर दिया। हम सोशल मीडिया पर जब भी कुछ भी कर रहे हैं तो कैसे अपने फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स छोड़ते जाते हैं, और इसका इवन जॉब पर भी असर होता है, क्योंकि आज की तारीख में कोई भी जॉब देने वाला आदमी आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल को जरूर एक बार देखता है कि आदमी कौन है, इसको देना है कि नहीं देना है। इसको नौकरी दे देंगे, इसके बाद ये उत्पाद तो नहीं करेगा, इसको दे देंगे तो इसके बाद आकर ऑफिस में कोई गड़बड़ तो नहीं कर देगा। तो दिस इज द फोर्थ थिंग, फॉरगेटिंग एंड हाउ, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है भूल जाना। हमारा उनके साथ बहुत हमारी समस्या थी। नॉर्थ इटली एंड साउथ इटली में बहुत झगड़ा था, और नॉर्थ इटली ने साउथ इटली पर कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के लिए सैनिक भेजे जिन्होंने रेप किया, कब्जा किया, मारा, काटा। लेकिन आज की तारीख में अगर इटली के, साउथ इटली के लोग इस बात को याद रखें कि नॉर्थ इटली ने हमारे लोगों पर रेप किया था, और नॉर्थ इटली वाले याद रखें कि हमने साउथ इटली को हराया था, तो फिर इटली एक देश नहीं बन सकता है। सो फॉरगेटिंग इज इंपॉर्टेंट। आप अगर भूल नहीं सकते हैं तो फिर बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगे। आप हर दिन परेशान रहेंगे कि उसने, वो जाते समय उसने मतलब मेरी तरफ तिरछी नजर से देखी थी, और उसने तो मैंने इतनी अच्छी ड्रेस पहनी थी तो तारीफ भी नहीं की थी, सॉर्ट ऑफ। तो इसको अगर हम याद रखेंगे हमेशा, सो वी विल बी इन ट्रबल ऑल द टाइम। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से फॉरगेटिंग हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो देखिए ये जर्नी जो है बहुत नई है, इसको लेकर असल में एकेडमिक स्पेसेस में बहुत कम आपको किताबें मिलेंगी, बहुत कम। अभी आपको ये तो मिल जाएगा, लाइक वेस्ट में चूंकि ये पहले आया, पश्चिम में पहले आया, और वहां की यूनिवर्सिटीज बहुत रिच हैं, बहुत ज्यादा जो सेट नॉर्म्स हैं उसको चैलेंज करती हैं, तो वहां पर आपको बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी। आपको इवन थर्ड पर्सन इफेक्ट पर किताबें मिल जाएंगी, फॉरगेटिंग पर किताबें हैं वहां पर। आपको एको चैम्बर पर कासेस सनस्टीन की कम से कम 2 किताबें, रिपब्लिक 2.0 उनकी बहुत फेमस किताब है। तो आपको वेस्ट में किताबें मिल जाएंगी, इंडिया में आपको इन विषयों पर किताबें कम मिलेंगी। तो आपको इंडिया का एकेडमिक्स जो है वो आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। और अगर आपको सोशल मीडिया के बारे में जानना है, आपको वेस्टर्न एकेडमिया के नॉलेज की तरफ जाना ही पड़ेगा अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि नई जर्नी है। इस रूम में जो लोग हैं मौजूद, आमतौर पर उन सब लोग 2000 के आसपास ज्यादातर लोगों का जन्म हुआ होगा, और फेसबुक की जो जर्नी है वो 2004 में शुरू हुई है। कितनी नई चीज है। ट्विटर 2006, व्हाट्सएप 2009, इंस्टाग्राम 2010, मतलब ये 10-10 साल पुराने प्लेटफॉर्म्स आज की तारीख में पूरी दुनिया में क्या होगा, कौन सी सरकार जीत रही है, हार रही है, कहां दंगे होंगे, कहां नहीं होंगे, ये डिसाइड कर रहे हैं। मतलब आप समझिए कितना मतलब चमत्कारिक समय है। मतलब आप इसको दुखी भी हो सकते हैं, मतलब हाय बर्बाद हो गया, कितनी महान पत्रकारिता थी, कोई गोल्डन पीरियड था। मैं नहीं मानता हूं कोई गोल्डन पीरियड था, मतलब दिस इज द गोल्डन पीरियड। इतनी आज की तारीख में इस देश में एक दिन में लोग जितना लिख रहे हैं और उसको सर्कुलेट कर रहे हैं, इतना भारत में 2000 से पहले कि 2000 साल में नहीं लिखा गया होगा, जितना आज एक दिन में लिखा जा रहा है। इतना डेमोक्रेटाइज हुआ है ये स्पेस। आज की तारीख में एक आदमी जो अभी जिसकी बात कर रहे थे अरविंद जी, स्वीपर, कि वो उनको मलेशिया में मिला था, वो भी अगर एक वीडियो बनाएगा, और हो सकता है कि वो बहुत अच्छा से अगर गाना गा रहा है, वो है ना वो काचा बादाम, मतलब आप सोचिए ना वो आदमी, मतलब बादाम इज नॉट आमंड, इट्स मूंगफली। मतलब बिहार वाले लोग समझेंगे बादाम खा रहे हैं, बादाम मतलब गरीबों का बादाम है वो, तो मूंगफली। तो कच्चा बादाम, वो भुना हुआ बादाम भी नहीं बेचेंगे, आप अपनी पुरानी चीजें बेचिए, बदले में कच्चा बादाम देंगे। तो कच्चा बादाम बोलते हुए वो गाता हुआ गलियों से गुजरता है, और उसका एक वीडियो मतलब पता नहीं कितने मिलियंस व्यूज आ जाते हैं। इतना डेमोक्रेटाइज हो चुका है स्पेस। इस स्पेस में
हर किसी के लिए जगह है। 75 करोड़ स्मार्टफोन है इस देश में। मतलब कैसे कोई कह सकता है कि बुरा समय है? मतलब इतनी ताकत कम्युनिकेशन में, इतना ज्यादा डेमोक्रेटाइज तरीके से इतने लोग इतनी बातें कर रहे हैं कि किसी दूर दराज के गांव की एक लड़की ये कह सकती है कि जिस शैम्पू से करीना कपूर नहाती है, वही वाली शैम्पू 2 रुपए की मैंने भी खरीदी है, और देखो मेरे बाल कितने सुंदर लग रहे हैं। आप समझ रहे हैं इसकी ताकत? देखिए ना, इस मीडियम की ताकत। और वो अपनी फोटो वो डालेगी और हो सकता है कि उसको शाम होते होते 1 लाख 2 लाख लोग देख लें। बिल्कुल पॉसिबल है, थ्योरेटिकली टेक्निकली इट्स पॉसिबल कि वो उसकी रीच जो है वो कई लाख हो जाए। और कितना नया है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जिस प्रिंट की बात करते हैं उसमें पहला प्रिंटिंग प्रेस ही 1450 के आसपास लगा है। रोन्टजेन ने हिस्ट्री आप लोगों को पता होगी। टेलीविजन की हिस्ट्री लगभग 100 साल पुरानी हो रही है। तो ये समय है, और इस समय जो होप था, क्या था होप? क्या था होप? ये था कि ये मीडियम जब आएगा, वही मैं कह रहा हूं ना, डेमोक्रेटाइज हो गया, बहुत शानदार, सारे लोग बात करेंगे, नए नए प्रतिभाएं उभर कर आएंगी। जो हुआ टिकटॉक में तो मतलब प्रतिभा का विस्फोट हुआ था। मतलब इतने लोग अपना क्रिएटिविटी दिखा रहे थे। कई लोग उसमें से 50,000 1 लाख 2 लाख कमा भी रहे थे, ज्यादा भी कमा रहे थे। तो ये जो होप था वो जब एक्चुअली अब जब चीजें थोड़ी सेटल हो रही हैं, अब जब थोड़ी स्थिर हो रही हैं कि हुआ क्या, तब आपको पता चल रहा है कि नहीं, मतलब सब कुछ इतना अच्छा नहीं था। मैं जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में न्यू मीडिया पढ़ा रहा था, तब अपने स्टूडेंट्स को मैं बोलता था कि पत्रकार बनने के लिए आपके जेब में 10 रुपए हैं तो आप पत्रकारिता कर सकते हैं। आप एक साइबर कैफे में जाएंगे, आपने कुछ देखा कहीं पर, उसकी रिपोर्ट लिखिए, अपने ब्लॉग पर लिखिए, और हो सकता है कि आपको 1 लाख 2 लाख व्यूज मिल जाए। ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन आज की तारीख में मैं ये नहीं कह सकता हूं कि इतना डेमोक्रेटाइज हो गया, क्योंकि जो लोग ट्रेडिशनल मीडिया में पावरफुल थे वही धीरे धीरे सोशल मीडिया में पावरफुल हो गए। भारत में 20 ऐसे लोग जिनके ट्विटर पे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं जर्नलिस्ट्स के, जो जर्नलिज्म कर रहे हैं, वो आप देखेंगे तो ये वही लोग हैं जो वहां के डॉन थे, वो अब सोशल मीडिया के डॉन हैं। सबसे ज्यादा किनके पास आपके ट्विटर पर फॉलोअर्स हैं? राजीव सरदेसाई के, वहां भी डॉन थे। सो विद चेंज ऑफ मीडियम दैट पैराडाइम हैजंट चेंज्ड। वो पावर स्ट्रक्चर जिनके पास पहले से था, वो पावर स्ट्रक्चर रिप्रोड्यूस होकर सोशल मीडिया का पावर स्ट्रक्चर बन गया। वही आज तक जो टेलीविजन में बड़ा था, वो आज की तारीख में सोशल मीडिया की भी सबसे पावरफुल, वो उसके आप देखिए ना, तो उसको फेसबुक पर आज तक की ताकत, इंडिया टुडे ग्रुप की ताकत। तो ये एक्चुअली वही हो गया कि वो डेमोक्रेटाइजेशन का जो प्रॉमिस था इस सोशल मीडिया का कि हर हाथ में ताकत होगी, वो एक तरह से फेल हुआ है, उस अर्थ में कि वहां की ताकत यहां पर रिप्रोड्यूस हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खराब हुआ है। इसके बावजूद भी वो सच है कि काचा बादाम बिकता है। ये दोनों चीजें साथ साथ, कि वो डॉन यहां डॉन हो गए, लेकिन वो लड़की भी अब है जो बोलती है कि करीना कपूर वाली शैम्पू अब मेरे पास है और मेरे बाल कितने अच्छे लहरा रहे हैं। सो ये 2 थिंग्स आर हैपनिंग एट द सेम टाइम। एट दिस पॉइंट ऑफ दिस जंक्चर ऑफ हिस्ट्री, these 2 processes are happening at the same time। तो ये, और इसमें अब देखिए कि अब ये कुछ बुरी चीजें भी हुई हैं, दंगे हो सकते हैं। आज की तारीख में दंगे होते हैं तो प्रशासन का, किसी भी आईपीएस ऑफिसर से पूछिए कि फर्स्ट उसका काम होता है सोशल मीडिया बंद कराओ, इंटरनेट बंद कराओ, इससे फैल जाएगा। और बहुत समझदारी के साथ इस काम को करते हैं, उनको मालूम है कि ये फैल जाएगा। क्योंकि भारत जैसे देश में, जहां पर अभी आबादी का बड़ा हिस्सा इलिटरेट है, और जो लिटरेट हैं भी, इवन ग्रेजुएट्स वगैरह भी हैं, इवन सोशल साइंसेस के जो ग्रेजुएट्स हैं, ग्लोबली तरीका ये है कि सोशल साइंसेस के ग्रेजुएट को जो इवन इंजीनियरिंग वगैरह के भी ग्रेजुएट्स हैं, उनको सोशल साइंस पढ़ाया जाता है। ये दुनिया का मेथड ये है वेस्ट का। MIT के अंदर में सोशल साइंसेस पढ़ाई जाती है, हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। भारत में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को देश दुनिया के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। ये तरीका नहीं है भारत में। IIT जब बने MIT के मॉडल पे, तो IIT के अंदर सोशल साइंसेस के डिपार्टमेंट हैं, लेकिन धीरे धीरे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट ने उसको बंद कर दिया है। तो भारत जैसे देश में जब सोशल मीडिया आता है, ये ताकत आ जाती है कि मैं अपनी बात बोलूं और बहुत लोगों तक पहुंच सकता हूं।
तो फिर इससे दंगा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। म्यांमार में हुआ फेसबुक के जरिए। फेसबुक जब पहली बार पहुंचा 2012 में, तो वहां की लगभग 70% आबादी इलिटरेट थी, लेकिन हर हाथ में फेसबुक पहुंच गया। और कैसे पहुंचा, बहुत बड़ा टॉपिक है, आई एम सो सॉरी, मतलब इसको मैं कंप्रेस कर रहा हूं। म्यांमार की हिस्ट्री पढ़िए। म्यांमार में जब सोशल मीडिया पहुंचा पहली बार 2012 में फेसबुक, तो उसने इस पूरे इलाके में, पूरे साउथ एशिया और इस आसपास के इलाके का सबसे बड़ा वायलेंस क्रिएट किया उसने। क्योंकि आपको वहां पर बाकी ट्रेडिशनल मीडिया थोड़ा कमजोर था अपेक्षाकृत। फेसबुक ने यह ऑफर किया कि फेसबुक अगर आप अपने फोन पे चलाओगे तो डाटा का खर्च जो है वो फेसबुक देगा। राइट? आप समझ रहे हैं इस बात को? आपको साथ में इंटरनेट या डाटा लेने की जरूरत नहीं है। हमारी डाटा देने वाली कंपनियों के साथ डील है, अगर आप फेसबुक चलाओगे आपको डाटा का खर्च नहीं देना पड़ेगा। और वहां पर फेसबुक एक तरह से, लोग इंटरनेट के बारे में नहीं जानते हैं, फेसबुक के बारे में जानते हैं, डाटा वगैरह कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इतना जब फेसबुक पहुंचा तो वहां का जो मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था, इस कॉन्फ्लिक्ट में बहुत सारी झूठी बातें कि वो बच्चे को मार देते हैं, रेप करते हैं वगैरह वगैरह करके, और वहां पर बहुत बड़ा एक तरह से जेनोसाइड भी कह सकते हैं ऑलमोस्ट, उस तरह का हुआ। तो एक तैयार देश में पढ़े लिखे लोग जिन्होंने डेमोक्रेसी को 300 साल 200 साल जिया है, यूरोप, अमेरिका, वहां पर ये दंगा और लिंचिंग नहीं कराता है। ये दंगा और लिंचिंग भारत में होगी, म्यांमार में होगी, ब्राजील में होगी, इन देशों में जहां पर डेमोक्रेसी नई है, अभी आदत नहीं पड़ी है साथ में जीने की, साथ में रहना हमें आया नहीं है। अभी मैं दुश्मन अपने आसपास में ही देखना है हमें, उसके बगैर अच्छा ही नहीं लगता है। तो ऐसे देशों में जब सोशल मीडिया की ताकत आएगी तो दंगे कराएगा, लिंचिंग कराएगा। तो ये इसका मेजर प्रॉब्लम है। दूसरा, आपने कभी सोचा है कि ये फेसबुक आप यूज करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो, इसके लिए आप तो कोई पैसा नहीं देते हो, डाटा का पैसा देते हो। तो फ्री में अरबों रुपए खर्च करके आपका डाटा स्टोरेज करता है, आपके लिए बैकएंड पे सारा प्रोवाइड कराता है, आपको फ्री में क्यों दे रहा है? मतलब आपके साथ दोस्ती है क्या जुकरबर्ग की? ना फ्री में क्यों, कैसे, मतलब ये क्यों हो रहा है कि पराग अग्रवाल आपको फ्री में ट्विटर करने दे रहा है, मुफ्त में? क्यों बताओ, कुछ किसी के पास अगर इस सवाल का जवाब है तो आप मतलब इंटरनेट वाला तो डाटा आपने दे दिया जियो को या उसको, ये हजारों एम्प्लॉय रख के इनोवेशंस पर अरबों रुपए खर्च करके आपका डाटा और सारा बैकएंड पर अरबों रुपए खर्च करके, और उसको स्टोरेज के लिए फुटबॉल के मैदान के लेवल का बड़े बड़े वो स्टोरेज के स्पेसेस बना के आपको फ्री में दे रहा है। पागल है क्या? इज ही मैड और समथिंग? वो क्या कर रहा है, मतलब आपको फ्री में क्यों दे रहा है भाई? कुछ तो राज होगा ना उसका, क्या कर रहा है? ट्विटर पे तो एडवर्टीजमेंट्स भी बहुत कम है, ऑलमोस्ट नील है, विज्ञापन से भी नहीं कमा रहा है। कैसे कमा रहा है? भारत से अगर कुछ समय पहले का मैं डाटा देख रहा, तो क्वार्टरली डाटा इस साल का नहीं है, पुराना है, 750 करोड़ रुपए फेसबुक ने उठाए, मतलब आमदनी, मतलब टॉप लाइन। कहां से आ रहा है पैसा ये? एनी आंसर्स? नो, not always. Advertising is a small part of their revenue. What else? Yes. Data is the answer. हम असल में सोशल मीडिया पर जब भी कुछ करते हैं, हम डाटा जनरेट करते हैं। हम उसको बताते हैं कि हम कौन हैं, लड़का है कि लड़की हैं, हम क्या खरीदते हैं, और अगर हमारी सारी चीजें कनेक्ट है ना, इस समय हमारा स्पेंडिंग पैटर्न, जो हम खर्च कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमारे ज्योग्राफिकल लोकेशन देख रहे हैं हम, इवन लोकेशन ऑफ करें तो भी पता चलता है उनको। एक आदमी मॉल में घुसता है और सामान खरीदता है, उसके बारे में सोशल मीडिया को ये पता चल जाता है कि मॉल में घुसा है, इस दुकान में गया है, ये सामान खरीदा है, इतने पैसे दिए हैं। आप अमेजन पे जाते हैं और अपने लिए जूते खरीदते हैं, अमेजन को पता है कि आदमी महंगे ब्रांड देखेगा लेकिन लास्ट में सस्ता खरीद के निकल आएगा, उसको सब पता है ना। आप रात 9 बजे अपने घर के लोगों को झूठ बोल सकते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन गूगल को पता है इस समय आप मजेदार वाले वीडियो देखते हो,
उसको सब पता है कि आपको 9 बजे क्या प्रोवाइड करना है, 8 बजे क्या प्रोवाइड करना है, आप मॉल जा रहे हो इससे पहले क्या देखना है। मुझे अभी, मैं ग्वालियर में हूँ इस समय, मैं यहाँ का मैं गुड फूड डालूंगा तो मुझे यहाँ के रेस्टोरेंट मिलेंगे। उसको पता है मैं ग्वालियर आ गया हूँ, उसको पता है कि आप क्या खरीद सकते हो, कितनी आपकी हैसियत है। आप अपने दोस्त को बोल सकते हो कि मैं करोड़पति हूं, लेकिन गूगल और अमेजन को पता है कि आदमी सिर्फ 300 रुपए की शर्ट खरीदता है। उसको कैसे झूठ बोलोगे? मतलब उसको सब कुछ मालूम है आपके बारे में। ये आदमी लड़कियों से बात करता है, ये लड़का है लेकिन लड़कों से ही बात करता है। उसको मतलब दे नो मोर देन अस। हम अपने को जितने जानते हैं इससे ज्यादा उनको पता है। किससे झूठ बोलेंगे हम? किससे? गूगल से झूठ बोल सकते हो? कोशिश करके देखो। मतलब गूगल से आप झूठ बोल नहीं सकते, अमेजन से आप झूठ बोल नहीं सकते। उनको आपके बारे में सब कुछ मालूम है। कौन सा एडवर्टीजमेंट देखोगे, कौन सी किताब खरीदोगे। झूठ बोलता है कि आदमी की ये कार्ल मार्क्स पढ़ता है, दरअसल गोलवलकर पढ़ता है। उसको सब मालूम। मतलब उनको एक एक चीज का पता है आपके बारे में, उसके आपके बिहेवियर के बारे में। आप कौन से ब्रांड का क्या खरीदते हो, कहां जाते हो तो क्या खरीदते हो, वेज हो कि नॉन वेज हो। घर में बोलते हो ना कि आप वेजिटेरियन हो, शुद्ध शाकाहारी। उसको पता है कि ये करीम में जाके कबाब खा के आता है, क्योंकि आपने वहां पे पेमेंट किया है। आपके बारे में सब कुछ जानता है। यही डाटा है, ये सबसे कीमती चीज है इसके। लेकिन इसका बहुत दूसरे तरह का भी असर है। मैं तो हल्के तरीके से बोल रहा हूं, लेकिन अगर आपको पता हो कि इस इलाके में इतने लोग रहते हैं और ये आदमी जो है वो एक्स आइडियोलॉजी का है, एक्स पॉलिटिकल पार्टी का है, तो ये हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी वोटर लिस्ट से उनका नाम हटवा दे, क्योंकि आपने किसी को बताया नहीं है। लेकिन उसको पता है कि आदमी एक्स पार्टी के नेता के बड़े भाषण सुनता है, ये पक्का उस पार्टी का होगा, इसका नाम वोटर लिस्ट से हटाओ। अब ये बहुत तरह इस तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। और दरअसल एल्गोरिदम इसी तरह से काम करता है, वो आपको बहुत अच्छे से पहचानता है। आपके अभी इस समय आप दो आदमी अगल बगल बैठे हो, दोनों अपना अपना फेसबुक खोलो तो दोनों की टाइमलाइन अलग मिलेगी। आप इस समय एक सर्च करो, अगर आप में से 4 लोगों का एक ग्रुप बैठे और गूगल पर एक ही फोन, एंड्रॉयड फोन, सबके पास अगर इवन वही ब्रांड भी हो, वही मॉडल भी हो, एक ही लोकेशन पर आप सर्च करो कोई एक भी चीज, जैसे कुछ भी, व्हाटएवर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट म्यूजिक, आपको अलग अलग रिजल्ट मिलेगा। गारंटी अलग मिलेगा। अब ये करके देख लो, किसी को शक है तो आपको अलग रिजल्ट आएगा। क्यों आ रहा है ये अलग अलग रिजल्ट? क्योंकि वो आपको जानता है। तो ये एक्चुअली जो सोशल मीडिया है वो आपको पहचानता है, उसके हिसाब से आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है और ये एक तरह से आपको एको चैम्बर में डाल रहा है। आपको अपनी आवाज सुनाई दे रही है, आपको लग रहा है कि मैं इस बारे में मेरा ये विचार है, ये सरकार अच्छी है। आप अब ऐसे ग्रुप्स में जो अच्छे इस गवर्नमेंट के बारे में अच्छा विचार रखते हैं या इस किसी खास कोर्स के बारे में मानते हैं कि ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स में अच्छा जॉब है, तो आप उससे रिलेटेड लगातार सर्च करते हैं। फिर उसकी वजह से आपको फेसबुक, ट्विटर उससे रिलेटेड कंटेंट देने लगता है। फिर आप उस ग्रुप में चले जाते हैं। फिर चूंकि सारे लोग आपके ग्रुप के कह रहे हैं कि नौकरी के अब सबसे ज्यादा मौके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन में आने वाले हैं, तो आपको यही लगने लगेगा। क्योंकि आपको दूसरा वाला थॉट आपको मिल ही नहीं रहा है जो कहेगा कि एआई एंड ब्लॉकचेन 5 साल बाद बस्ट कर जाएगा। एक उदाहरण दे रहा हूं, कोई भी चीज अगर, क्योंकि आप सिर्फ अपने ग्रुप के अंदर रहोगे तो आपको कॉन्ट्रेरियन थॉट्स कहां से आएंगे? आपके थॉट को चैलेंज कौन कर रहा है? आप मान के चल रहे हो कि ये कोई एक्स तरह का फूड जो है वो ज्यादा हेल्दी है, शाकाहार अच्छा है, और शाकाहारियों के ग्रुप में आप चले गए, वहीं से व्हाट्सएप आ रहे हैं, वही शाकाहार बेस्ट फॉर दिस, बेस्ट फॉर हाइपरटेंशन, बेस्ट फॉर व्हाटएवर, और यही आप देख रहे हो, उसी तरह का कंटेंट आने लगेगा। शाकाहारी रेसिपी की वेबसाइट्स आपको ये दिखाने लगेगा बार बार। वही यूट्यूब खोलोगे तो शाकाहार बेस्ट है या मांसाहार बेस्ट है, व्हाटएवर। आपको दूसरा वाला आइडिया आएगा, तब तो आपके दिमाग में कॉन्टेस्टेशन आएगा कि क्या सही है। ये सोशल मीडिया आपको प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है। आपके खास एको चैम्बर में मैं बोल रहा हूं, वहां से जो आवाज आ रही है मेरी आवाज गूंज के आ रही है, मुझे लग रहा है कि वो बोल रहा है। दरअसल मुझे अपनी, क्योंकि मैंने वही ग्रुप बनाया है, सुबह उठकर माता के कीर्तन ग्रुप है, तो सारे लोग माता के कीर्तन कर रहे हैं, तो सारे लोग माता के कीर्तन वाला ग्रुप ही तो आएगा ना। कोई ये नहीं बताएगा ना कि भाई वो शिव जी का कीर्तन भी सुनना चाहिए। तो ये इस तरह का एक एको चैम्बर की प्रॉब्लम है। और
Yes, I have exhausted my time. So मैं बाकी 3 टॉपिक अपने लिए छोड़ देता हूं और बाकी लोग अगर उसको डील कर सकें या क्वेश्चन आंसर सेशन में जो हो. So but at the end of everything we are in exciting time. बहुत अच्छा समय है और चूंकि जॉब्स वगैरह किसी समय में देता रहा हूं, आज नहीं मैं उस काम में हूं, तो मोटे तौर पे जॉब मार्केट का जो अंदाजा है उसके हिसाब से प्रिंट इज गोइंग टू डाई वेरी सून, टेलीविजन इज ऑन इट्स वे आउट, सोशल मीडिया इज द फ्यूचर. थैंक यू सो मच. Thank you, sir. Thank you for referring present times as the exciting times. Thank you very much for your discourse on social media. Thank you.